नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ और मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापत। शुरू करते हैं आज की सभा। चैप्टर इकोनॉमिक्स का सेकंड चल रहा था, जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से। मैं बता चुका हूं आपको, एक बार क्विक रिवीजन में करवा देता हूं। आज़ादी के बाद भारत ने नियोजित विकास को चूज़ किया था, मैं बता चुका था। इसी के तहत योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया था, मिक्स्ड इकोनॉमी पर जोर दिया था। सारे के सारे काम जो थे वो सरकार के अधीन हो गए थे। सरकार प्रोड्यूसर हो गई थी, सरकार प्रोवाइडर हो गई थी, सरकार फैसिलिटेटर हो गई थी, सरकार ही कंट्रोलर हो गई थी। सभी सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकार था तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का। आज़ादी के बाद 1991 तक, मतलब 1947 से 1991 तक भारत ने एलपीक्यू की नीति अपनाई। एलपीक्यू मतलब लाइसेंस, परमिट और कोटा। एलपीक्यू के परिणाम मैं आपको बता चुका था कि आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई थी, हर जगह मोनोपोली में वृद्धि हुई, सरकार की घाटा ज़्यादा हो गया था, उत्पादक उन्मुख बाजार हो गया था, मतलब सरकार ने जो बनाया वही खरीदना पड़ेगा। संसाधनों का उपयोग कुशलतम तरीके से नहीं हुआ। राजनेताओं और नौकरशाहों का हस्तक्षेप बढ़ गया। फॉरेन जो एक्सचेंज स्टोर था वो कम हो गया, उसमें कमी हो गई। कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट हुआ। आर्थिक संकट के संकेत कैसे आए तो विदेशी मुद्रा में कमी हो गई थी, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई थी, राजस्व और राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गई थी। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण एनआरआई जो रेमिटेंस भेजते थे वो बंद हो गया था। बाहरी जो उधार ले रखे थे उसमें वृद्धि हो गई थी। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। सोवियत संघ रूस के साथ व्यापार के संबंध टूट गए थे, क्योंकि सोवियत संघ रूस खुद 15 देशों में टूट गया था। भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना बहुत बड़ी मात्रा में सोना बेचना पड़ा। रुपयों का अवमूल्यन हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। 1991 में ही 2 बार करना पड़ा, पहला 1 जुलाई को, दूसरा 3 जुलाई को। अच्छा, ये मैं बता चुका था कि नरसिम्हा राव जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे और उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह, वो वाशिंगटन आम सहमति में वो गए और वहाँ जाके उन्होंने आईएमएफ और आईबीआरडी से इस कंडीशन के साथ में उधार लिया कि वो अपने देश में एलपीजी लागू करेंगे। डेट थी 24 जुलाई 1991 को, जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है, भारत में एलपीजी की शुरुआत होती है और भारत में केंद्रीय बजट की घोषणा की शुरुआत होती है। यहाँ एक वर्ड आया है, रुपयों का अवमूल्यन। मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता के गया था कि अवमूल्यन क्या होता है, रुपयों की वैल्यू कैसे घटाई जाती है, वो मैं आपको ये बोल के गया था कि नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। आज उसी के बारे में सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी का मतलब मुद्रा, ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन डीवैल्यूएशन एक्चुअल में क्या होता है। देखो, एक वर्ड आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में, जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में जब हम चेंज करते हैं तो उस चेंज जिस रेट पर किया जाता है उस रेट को एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर किसी ने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है 11 करके, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आप बोलो होता है कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, किसी भी एक देश की करेंसी को जब दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेट काम में ली जाती है वो रेट एक्सचेंज रेट कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मान लो $1 की कीमत 90 रुपये है, तो ये 90 रुपये इसकी हो गई एक्सचेंज रेट। अच्छा, डीवैल्यूएशन क्या हुआ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती है। देखो, या तो घट के $1 की वैल्यू हो गई 85 रुपये, और या बढ़ के $1 की कीमत हो गई 95 रुपये। आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें डीवैल्यूएशन कौन सा है, मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी ये है या मुद्रा के मूल्य में कमी ये है। आपको देख के ऐसे लगता होगा कि 90 रुपये था पहला और अब 85 रुपये हो गए, मतलब यहाँ मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई है। नहीं दोस्तों, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, अगर मैं भारतीय मुद्रा के परिप्रेक्ष्य से बात करूं, तो मुद्रा के मूल्य में कमी यहाँ नहीं हुई है, मुद्रा के मूल्य में कमी यहाँ हुई है। मतलब अगर अमेरिका से $1 के बदले में एक पेन मिलता था तो पहले कितने रुपए का मिलता था, 90 रुपये का। 90 रुपये का एक पेन मिलता था, मतलब $1 अमेरिका वाले देते और एक 90 रुपये का पेन ले लेते। पर अब अगर ये वाली कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लेता हूँ तो
एक डॉलर अब कितने रुपए का हो गया, 85 रुपये का। तो इस केस में क्या होगा, पेन तो 90 रुपये का 90 रुपये का ही है ना, तो जो बच गए 5 रुपये हैं उनके लिए उन्हें अलग से डॉलर का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। मतलब ये मुद्रा का, इंडियन करेंसी का डीवैल्यूएशन नहीं है दोस्तों, डीवैल्यूएशन ये है। कैसे, पेन की रेट अभी भी 90 रुपये ही है, उन्होंने $1 दिया तो रुपए कितने दिए उन्होंने, 95। हमें उन्हें 5 रुपये क्या करने पड़ेंगे, हमें उन्हें 5 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये किसी भी, जब अन्य देश की मुद्रा की तुलना में जब भारत देश के मुद्रा की, रुपए की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में क्या हुई है, बढ़ोतरी, या दूसरे शब्दों में बोल दें कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू में क्या हुई है, कमी। ये एरो है, ये किसको बढ़ाता है, तो ये इंक्रीज को बताता है। ये एरो है, ये डिक्रीज को बताता है। मतलब जब अप साइड एरो है इसका मतलब किसी भी चीज़ में क्या हुई है, किसी भी चीज़ में वृद्धि हुई है, और जो डाउन साइड एरो है इसका मतलब है किसी भी चीज़ में कमी हुई है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, दूसरा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर ये इंक्रीज डोमेस्टिक करेंसी में और ये डिक्रीज फॉरेन करेंसी में किससे होता है, मार्केट फोर्सेस से होता है। मतलब जो अपना बाजार है उस बाजार के कारण अगर होता है, तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन, जैसे इस कंडीशन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन होती है तो उस केस में इसे एप्रिसिएशन कहा जाता है दोस्तों, इसे बढ़ोतरी कही जाती है। ठीक है, किससे अगर होती है, अगर वो चीज़ मार्केट फोर्सेस से होती है। मार्केट फोर्सेस का मतलब उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें शामिल है डिमांड और दूसरा शामिल है सप्लाई। तो अगर ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी किससे होती है, अगर मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई से होती है, तो फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों इसे एप्रिसिएशन कहा जाएगा। और दूसरा, इस कंडीशन को अगर मैं नाम देता हूं तो इसे मैं सेकंड कंडीशन नाम देता हूं। अब दोस्तों इसके अंदर अगर इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में और इंक्रीज हुआ है फॉरेन करेंसी की वैल्यू में, अगर ये चीज़ होती है तो इसे डेप्रिसिएशन कहा जाएगा दोस्तों। पर कारण क्या होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस। दूसरा, यही चीज़ अगर आरबीआई या दोस्तों सरकार क्या करे, जानबूझकर करे, तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको रीवैल्यूएशन कहा जाएगा और सेकंड वाली कंडीशन को दोस्तों डीवैल्यूएशन कहा जाएगा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने टॉपिक का नाम दिया था मुद्रा का अवमूल्यन। मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी आना और फॉरेन करेंसी की वैल्यू में बढ़ोतरी होना डीवैल्यूएशन कहलाता है दोस्तों। और मैं बता चुका था आपको कि डीवैल्यूएशन, मैं ये तो बता चुका था कि 1991 में डीवैल्यूएशन 2 बार किया गया था, एक बार 1 जुलाई को किया गया था और एक बार 3 जुलाई को किया था, लेकिन इन्हें शामिल रूप से 1991 में डीवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ था। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि 1991 के अलावा डीवैल्यूएशन टोटल मिला के आज तक भारत के इतिहास में 3 बार हुआ है। पहला हुआ था 1949 को, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था और हमें हमारे जो वस्तुओं के एक्सपोर्ट थे वो बढ़ाने थे और इंपोर्ट में कमी करनी थी, तो इस केस में हमने पहले बार डीवैल्यूएशन करना पड़ा। 1960s का जो दौर था उसमें आपको पता हो तो 1962 में एक युद्ध हो गया था, 1965 में एक युद्ध हो गया था। इन दोनों युद्धों के चलते भारत की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी। इस केस में दूसरी बार डीवैल्यूएशन 1966 में किया गया और तीसरी बार डीवैल्यूएशन के बारे में बता चुका हूं दोस्तों 1991 में। देखो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आरबीआई या सरकार जानबूझकर अगर मुद्रा की मूल्य में डोमेस्टिक करेंसी में क्या करती है, कमी करती है, या फॉरेन करेंसी की वैल्यू में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इन दोनों ही केस को डीवैल्यूएशन इन करेंसी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसमें एक पॉइंट आता है, फेज़ क्या है, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके फेज़ क्या हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 2 फेज़ बताए गए हैं दोस्तों। एक का नाम है स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, दूसरे का नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मतलब एक का नाम है स्थिरीकरण कार्यक्रम और दूसरे का नाम है संरचनात्मक कार्यक्रम। अब देखो जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है वो शॉर्ट टर्म है,
किससे संबंधित है? डिमांड मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके अंदर शामिल क्या क्या होते हैं? इसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण शामिल होता है, और फिस्कल एडजस्टमेंट यानी राजकोषीय समायोजन शामिल होता है। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसमें ये मीडियम और लॉन्ग टर्म है दोस्तों। इसमें सप्लाई मैनेजमेंट शामिल है, सप्लाई मैनेजमेंट शामिल होता है। इसमें ट्रेड इंक्लूड होता है, कैपिटल का फ्लो इसमें इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन यानी औद्योगिक नियमन इसमें इंक्लूड किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी जगह जहां गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था, उसको वापस ले लेना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, वो इसमें शामिल किया जाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सुधार इसमें शामिल किया जाता है। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म यानी वित्तीय क्षेत्र में सुधार इसमें शामिल किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन सा स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम यानी स्थिरीकरण प्रोग्राम में शामिल नहीं है? कथन दे दिए जाते हैं 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट होता है क्या ये शॉर्ट टर्म है। दूसरा आता है क्या इसमें डिमांड मैनेजमेंट शामिल है। तीसरा आता है क्या इसमें इन्फ्लेशन नियंत्रण शामिल है। और चौथा देते हैं क्या इसमें कैपिटल फ्लो शामिल है। तो दोस्तों ये इसमें शामिल नहीं है। वैसे ही एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है या नहीं है। ये फेज हैं दोस्तों, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि संरचनात्मक सुधार में क्या क्या शामिल है और स्थिरीकरण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, डिमांड मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा है तो स्थिरीकरण कार्यक्रम, सप्लाई मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा है तो संरचनात्मक सुधार है। दोस्तों शामिल क्या क्या किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बता चुका हूँ। अगला इसमें यूनिट आता है। अब अच्छा देखो, हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार शुरू क्यों हुए, क्या कारण थे, आर्थिक सुधारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब आर्थिक सुधार को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि इंडिया में कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए थे, उनको हम कंटिन्यूटी में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला जो आर्थिक सुधार हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स यानी औद्योगिक सुधार। देखो कुछ औद्योगिक सुधारों के अंदर कुछ एक पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप कंटिन्यूटी में बताता हूँ। थ्योरेटिकल बातें हैं, ज़्यादा समझने का नहीं है, पर फिर भी फैक्चुअल हैं, फिर भी देखना तो पड़ेगा। 1995 तक भारत में 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी थी। कौन कौन सी हुई थी मैं आपको अगर सीरियल से बताऊं तो फर्स्ट जो औद्योगिक नीति थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। सेकेंड औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी या लागू हुई थी 1956 में। थर्ड जो औद्योगिक नीति बनी दोस्तों 1977 में बनी थी। फोर्थ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1980 में बनी थी। और फिफ्थ जो बनी थी वो 1990 में बनी थी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच में 8 साल का गैप है। 56 से लेके 77 तक इसमें हो गया दोस्तों 56 से 66, 66 से 76 और इसमें हो गया 21 साल का गैप। इसके बाद में 3 साल का गैप चला, फिर 10 साल का गैप चला और नेक्स्ट पॉलिसी 1 साल बाद में ही आ गई थी। कुल मिला के 1990 तक कुल मिला के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी वो 5 पॉलिसी बनी थी। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब दूसरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या हुआ। दूसरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ये हुआ दोस्तों कि 19 जैसे मैंने बताया था आपको, एक डेट बताई थी 24 जुलाई 1991 एक नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई जिसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी 1999 की औद्योगिक नीति कहा गया। इसके तहत सुधार क्या क्या किए गए तो इसके तहत पहला सुधार किया गया कि सिर्फ और सिर्फ 18 उद्योगों को छोड़कर समस्त उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि 1947 से लेकर 1991 तक एक भारत सरकार ने नीति अपनाई थी जिसको LPQ कहा गया था, लाइसेंस परमिट और कोटा की नीति कहा गया था। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है लाइसेंस का। मतलब भारत के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनको लाइसेंस के बिना चलाना पॉसिबल नहीं था। इनमें से अब क्या किया गया 1991 की पॉलिसी में 18 ही उद्योग ऐसे रखे गए जिनके लिए लाइसेंस क्या कर दिया गया, कंपलसरी रखा गया। और 18 उद्योग को छोड़ के बाकी सबके लिए लाइसेंस क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अच्छा वर्तमान में अपने से पूछिए कि अभी कितने ऐसे उद्योग हैं, कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, तो सीधा सा आंसर होगा 5 ही हैं। अपने को याद रखना है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात चल रही है, मादक पेय पदार्थ की बात चल रही है, सिगार या टोबैको प्रोडक्ट यानी तंबाकू प्रोडक्ट की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक एयर स्पेस या रक्षा उपकरण के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, खतरनाक रसायन जो होते हैं उनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, औद्योगिक विस्फोटक यानी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जो होते हैं दोस्तों उनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है।
एक बार बता देता हूँ। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को आई थी। इसके लिए जो उद्योग धंधे, सिर्फ 18 उद्योग ऐसे रखे गए जिनके लिए लाइसेंस क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। इनके अलावा बाकी सब के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अभी 5 ही ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। उसमें है मादक पेय पदार्थ, सिगार और तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक, एयर स्पेस और रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का, वो ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी कर दी गई थी। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि प्रोड्यूसर गवर्नमेंट रखी गई, उसके अलावा फैसिलिटेटर गवर्नमेंट रखी गई, कंट्रोलर गवर्नमेंट रखी गई या प्रोवाइडर। जो 4 चीज़ें थी वो चारों में ही सबका स्थान किसने ले रखा था, गवर्नमेंट ने। तो 1991 की पॉलिसी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, मतलब हर जो क्षेत्र जिसमें कौन थे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थी, उसकी भूमिका में क्या कर दी गई दोस्तों, कमी कर दी गई। और 1956 में 17 ऐसी इंडस्ट्री थी किसके पास में, गवर्नमेंट के अधीन। 1991 में इन 17 में से 9 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और सिर्फ कितनी इंडस्ट्री सरकार ने अपने पास में रखी, तो सिर्फ 8 इंडस्ट्री ऐसी थी जो सरकार ने अपने पास में रखी थी। और वर्तमान में आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ 2 ही उद्योग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं। उसमें पहला है परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेल परिवहन। बता चुका हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में क्या कर दी गई दोस्तों, कमी कर दी गई। 1956 में जहाँ 17 उद्योग थे, वहाँ 1991 में सिर्फ 8 उद्योग ही बचे थे। और वर्तमान में 2 ही उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, एक परमाणु ऊर्जा है और दूसरा रेल परिवहन है। फिर चौथा जो उसमें चेंजेस किया गया वो ये था दोस्तों कि MRTP एक्ट में क्या किया गया, बदलाव किया गया। सर ये MRTP एक्ट क्या होता है? देखो दोस्तों, MRTP एक्ट अलग से गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। कई बार MRTP की सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। देखो 1969 में जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसने 2 बड़े बदलाव किए थे दोस्तों। एक क्या किया था, एक 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। और दूसरा काम किया था वो किया था MRTP एक्ट लागू कर दिया गया था। हुआ क्या था कि मैंने जैसे आपको बताया कि उस पर्टिकुलर टाइम में हर जो चीज़ थी वो सार्वजनिक थी, मतलब सरकार के खुद के अंडर थी, गवर्नमेंट के खुद के अंडर थी, वो सार्वजनिक क्षेत्र में डाली हुई थी। परंतु उस टाइम भी कुछ एक बिजनेसमैन ऐसे थे जिनका नाम ज़्यादा चलता था, जैसे मान लो उस टाइम के लिए टाटा हो गया या उस टाइम के लिए बिरला हो गया। तो इंदिरा गांधी इन चीज़ों से परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर वो चाहती थी कि इंडिया मीन्स इंदिरा, मतलब इंडिया ही इंदिरा है और इंदिरा ही क्या है, इंडिया है। अब ये जो चीज़ थी, इंदिरा गांधी हर जगह अपना संप्रभुत्व रखना चाहती थी। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनके प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया, MRTP एक्ट। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये MRTP एक्ट अच्छे से बताऊंगा। मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट का मतलब है कि जिन जिन लोगों की मोनोपोली थी, जैसे मान लो स्टील के अंदर अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्राइवेट सोर्सेज की मोनोपोली थी तो उसको ख़त्म करने के लिए और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एक्ट लाया गया था 1969 में, जिसको MRTP कहा गया। इसको 1991 में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी प्राइवेट लोग आगे आके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कीजिए, ठीक है। दूसरा 5वां जो इसमें चेंजेस किया गया वो किया गया कंपटीशन एक्ट है 2002 में, वो क्या किया गया, लागू किया गया। हालांकि ये जो कंपटीशन एक्ट है ये 1991 में इसका कोई रोल नहीं है, पर ये समझो कि जो MRTP एक्ट 1991 में समाप्त कर दिया गया था उसके स्थान पे एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। अच्छा, इसका सवाल ये आता है कि कंपटीशन एक्ट जो है 2002 का, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो SVS राघवानी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। इस समिति को नियुक्त किया गया 1999 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों 22 मई 2000 को। इस जो कंपटीशन एक्ट है इसमें संशोधन 2 बार हुआ है, 2007 और 2009 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में कंपटीशन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो भी गतिविधियाँ थी उनको रोकने के लिए किसका
किस एक्ट को लागू किया गया? तो कंपटीशन एक्ट। जैसे मैंने बताया कि सरकार ने जो प्राइवेट धंधे थे, जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, उसकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए एक्ट लाए थे MRTP। सरकार ने 1991 में MRTP को ख़त्म किया। बोले नहीं, सब के सब आपस में क्या करो, कंपटीशन है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम में एक कंपनी थी BSNL, मतलब किसी के भी पास में टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई चीज़ थी तो सिर्फ और सिर्फ BSNL के नाम से ही थी। तो BSNL का जैसे एक फुल फॉर्म थी कि भाई साहब नहीं लगेगा, ये फुल फॉर्म उसी टाइम जनरेट हो रखी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस चीज़ की क्या थी, BSNL की क्या थी, मोनोपोली थी। पर गवर्नमेंट ने 1991 के बाद कहा कि भाई अगर आप में काम करने की योग्यता है तो मोनोपोली क्यों रखनी है, इस मोनोपोली को क्या करो, ख़त्म करो और किस में उतरो, आ जाओ मार्केट में उतरो और क्या करो, कंपटीशन करो। किसके साथ? चाहे वो प्राइवेट है तो प्राइवेट के साथ करो, और चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उसके साथ करो। बता चुका हूँ कि SVS राघवानी समिति की सिफारिश पर कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू किया गया था। 1999 में इस समिति की घोषणा की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 22 मई 2000 को दी थी। कंपटीशन एक्ट में संशोधन 2002, 7 और 9 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि जो भारत में कंपटीशन पर जो विपरीत प्रभाव डालने वाली एक्टिविटीज़ था उनको रोकना है। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे, कई सारे ऐसे एरिया थे जिसमें FDI लिमिट को कितना कर दिया गया दोस्तों, 100% कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है क्या, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, एक मैं आपको बता चुका हूँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ये एक पार्ट अपना ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सेकंड जो बैंकिंग रिफॉर्म्स किए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, कल एक नए रिफॉर्म के साथ। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैटर काम का है, किसी के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।